ठीक है भाई। तो सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे, चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट। चैप्टर नंबर 2 आता है फिजिकल बॉडी के बाद ये, ठीक है। ये लेक्चर नंबर 1 है। समझते रहना चीज़ों को बारीकी से, जहाँ भी समझ में नहीं आए ऑन द स्पॉट एक नहीं 1 लाख बार पूछो चीज़ों को, लेकिन क्लियर कर लो। देखो आपका डाउट आप ही क्लियर कर सकते हो, कोई दूसरा नहीं कर सकता। इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले ईमानदार रहो बिल्कुल अपनी पढ़ाई को लेकर के। सबसे पहले आता है नीड फॉर मेजरमेंट। ज़रूरत क्यों पड़ी, आप लोग मुझे बताएं अपने अपने मत, ज़रूरत क्यों पड़ी मेजरमेंट की, क्यों ज़रूरत पड़ी? नाप तोल के लिए। और शाबाश। और एक्चुअल में हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ को अगर मेज़र कर रहे हैं, जैसे कि बहुत सारे फिजिकल फिनोमेनाज होते हैं, उनकी आप मेजरिंग कर रहे हो, तो आप एक्यूरेटली उसको कैसे मेज़र कर सकते हो? एक्यूरेटली उसकी अगर आपको वैल्यू चाहिए, उसकी मीनिंग उसको सेव करके रखनी है, तो आप किस तरीके से रखोगे? इन द फॉर्म ऑफ डेटा रखोगे। अब डेटा तो तभी आप रख सकते हो जब उसको मेज़र करोगे। तो मेज़रमेंट की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी? चीज़ों को अच्छे से एक्यूरेटली, है ना, उनको नाप तोल करके उसको रखने के लिए। ये है नीड फॉर मेजरमेंट। ये तो आपको पड़ेगी, जाहिर सी बात है। अगर टेम्परेचर किसी बॉडी का मेज़र करना है तो टेम्परेचर कैसे मेज़र करोगे? पता चलना चाहिए ना। तो आप एक्यूरेटली टेम्परेचर मेज़र करने की कोशिश करोगे। अगर कोई आपके पास लेंथ ऑब्जेक्ट है, कैसे पता लगाओगे कि इसकी लेंथ कितनी है? तो आप उसको मेज़र करोगे। तो मेज़रमेंट की यहाँ ज़रूरत पड़ी है कि चीज़ों को प्रिसाइसली और अच्छे से एक्यूरेटली उसकी रीडिंग्स का पता लगाने के लिए। ये वाली बात के लिए तो ये है नीड फॉर मेजरमेंट। ये एक बेसिक सी बात है। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो मैं खुद कह दूंगा कि नॉलेज के लिए याद रखना, काम में नहीं आएगी आगे जा करके। जैसे कि ये नीड फॉर मेजरमेंट पता है कि यार आवश्यकता क्यों बड़ी होगी इंसान को। पुराने ज़माने की बात कर लो, आदि मानव के ज़माने की, क्या हुआ? वो ही ऐसे नापते होंगे, पत्थरों से नापते होंगे। पहले ज़माने में यही होता था कि एक स्पेशल बना दिया। पहले तो पुराने ज़माने में तो ये होता था कि भाई अपना सामान लेकर आओ, वो जो हमसे सामान लेके जा रहे हो उससे तोलो और लेके चले जाओ ऐसे ही। तो फिर धीरे धीरे कुछ मानक बनने, स्टैंडर्ड बनने तैयार हो गए, उसके अकॉर्डिंग फिर वो मेज़र करना। तो मेज़रमेंट की नीड क्यों पड़ी आपको समझ में आ गया। बेसिक सी बात थी, ये लिख दिया मैंने क्योंकि था सिलेबस के अंदर। अब इसके अंदर आता सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, यहाँ से अच्छी हो जाती है आपकी, आती है फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ किसको कहते हैं ये आता है। आप लोगों को मैंने एक बेसिक आइडिया भी दिया था फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। जो हम वर्क करते हैं ये फिजिकल क्वांटिटी है। शाबाश, तुम तो तरह तरह के वर्क करते हो, वो सब फिजिकल क्वांटिटीज़ है क्या? जिन चीज़ों को हम मेज़र कर सकते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, कुछ फिजिकल फिनोमिनाज वगैरह होते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है? कुछ फिनोमिनाज हैं, उन फिनोमिनाज में कुछ बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम मेज़र करते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ जो होती है जिनको हम मेज़र करते हैं, रीडिंग निकालते हैं और उसके अकॉर्डिंग उसमें वर्कआउट करते हैं, ये तो होता। ये है फिजिकल क्वांटिटीज़। जैसे कि आपका अब फिजिकल क्वांटिटीज़ तो ये हो गई, डेफिनेशन वगैरह लिख रखी है। ऑल दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली, जिनको आप या तो डायरेक्टली मेजर करोगे और इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली कैसे? लेट अस सपोज, डायरेक्टली की बात कर लेते हैं। लेट अस सपोज कि आपको किसी बॉडी की लेंथ मेजर करनी है, तो डायरेक्टली मेजर लेकर आ जाओगे मेजरिंग टेप और देखोगे क्या इसकी, ये तो 1 मीटर का है, ये 5 सेंटीमीटर का 10, तो ये डायरेक्टली मेजर कर रहे हो आप। अच्छा, इनडायरेक्टली का मतलब क्या है? यहाँ पर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप मेजर कर रहे हो इनडायरेक्टली, इसका मतलब क्या हुआ? देखो, जिस तरह से आपने डायरेक्टली पर जोर दिया, आपने देखा कि यार डायरेक्टली हम मेजर कर सकते हैं किसी चीज़ों को, बिल्कुल ऑब्वियस कॉमन सेंस की बात है, डायरेक्टली मेजर कर लो। कोई वजनदारी चीज़ आपने डायरेक्टली मेजर कर ली, कितने किलो की है, रख दिया। इनडायरेक्टली मेजर का मतलब क्या? इनडायरेक्टली मेजरमेंट का मतलब ये है कि जैसे कि आपकी स्पीड हो गई, आप डायरेक्टली मेजर कर लोगे स्पीड को नहीं, आप डिस्टेंस देखोगे और उसके लिए ये देखोगे कितना टाइम लगा आपको ये डिस्टेंस ट्रैवल करने में। तो वहाँ 2 फिजिकल क्वांटिटीज़ अलग अलग हैं, दोनों को मेजर किया तब जाकर आपने अपनी खुद की स्पीड या फिर वेलोसिटी निकाली। तो वो इनडायरेक्टली, है ना, विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला आपने निकाली है ना। तो ये कुछ डायरेक्टली आप मेजर करते हो, कुछ इनडायरेक्टली। तो देखो ये बिल्कुल सफिशिएंट लिख रखा है। ये बहुत मुश्किल है, बहुत रेयर कैसे इस तरह की चीज़ें पूछी जाएं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग बेस यहीं से डेवलप होता, यही बहुत चीज़ों का खराब हो जाता। ऑल दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंड इन द टर्म्स ऑफ विच द लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस, मतलब जिनके लिए लॉज ऑफ फिजिक्स बनाए भी गए हों, तो वो क्या कहलाती हैं? सारी की सारी क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। जैसे कि मैंने कुछ एग्जांपल लिखे रखे, लेंथ, मास, टेम्परेचर एटसेट्रा। क्या ये बेसिक बात समझ में आ गई? इसमें किसी को डाउट?
अपने डाउट आप खुद ही क्लियर कर सकते हो। करो उल्टे सीधे, जो भी जहन में शैतानी क्वेश्चन घूम रहे हो पूछ लो आप कि ये क्या होता। फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में पता लग गया। अच्छा ठीक है, ये क्वांटिटीज़ दो तरह की होती हैं। एक होती है, जल्दी से बताओ, फंडामेंटल क्वांटिटीज़, और दूसरी होती है, इसको आप ऐसे ही बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स और ड्राइव्ड यूनिट्स। अच्छा, फंडामेंटल का मतलब क्या हुआ? फंडामेंटल मतलब जिसको मीज़र करने के लिए आपको कोई और चीज़ चाहिए ना, आप मतलब डिपेंड ही नहीं, मतलब आपका जहन भी नहीं जाएगा। जैसे कि आपसे कहूँ कि यार आप जो है चलो एक काम करो, जरा ये चीनी है तोल कर लेकर आओ, तो आप ये सोचोगे कि इसके लिए मीटर लेकर आऊँगा मैं, आप ये सोचोगे इसके लिए थर्मामीटर लेकर आऊँगा, नहीं यार इसके लिए तो बस एक वजन चाहिए ना, एक स्केल चाहिए जो इसका सिर्फ मास बता दे। तो वो क्वांटिटीज़ जिसको मीज़र करने के लिए कोई और फिजिकल क्वांटिटीज़ है ना नहीं चाहिए, वो खुद अपने आप में संपूर्ण है जी, अपने आप में पूरी है वो, तो वो कहलाएगी आपकी क्या? फंडामेंटल। लिख रखा मैंने, द फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी ट्रीटेड एज इंडिपेंडेंट। देखो वर्ड इंपॉर्टेंट है, इंडिपेंडेंट, वो किसी पर डिपेंड कर ही नहीं रही है, इसीलिए वो फंडामेंटल के अंदर रखी गई है। अगर डिपेंडेंट होती तो फिर फंडामेंटल है ना, वो ड्राइव्ड होती। अच्छी बात है आप लोग देखो, द फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी ट्रीटेड एज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज एंड आर नॉट यूजुअली डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ द अदर फिजिकल क्वांटिटीज। इसका मतलब क्या हुआ? यूजुअली डिफाइंड टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, जैसे कि आपसे कह रहा हूं कि वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी को यार आपने दो चीजों में लिख रखा, डिस्प्लेसमेंट और टाइम में, तो दो अलग फिजिकल क्वांटिटीज में लिख रखा। तो ये वही वाली बात कह रहा है कि यार द फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी ट्रीटेड एज इंडिपेंडेंट, और आगे कह रहा ऑफ द अदर फिजिकल क्वांटिटीज एंड आर नॉट यूजुअली डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज, जिसको आप अलग कोई दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज की टर्म में ना लिख पाओ, वो क्या होती हैं आपकी? बेसिक तो पता था, मैं बार बार इसी को रिपीट कर रहा हूं ताकि ये चीज़ और अच्छे से जहन में बैठ जाए, जो भी हल्का फुल्का इसमें बचा हुआ है। ठीक है, तो ये वाली बात समझ में आ गई। अच्छा, इन क्वांटिटीज़ को हम बेस क्वांटिटीज़ भी कहते हैं, ये हमारी बेस है, यहीं से स्टार्ट होता, ये बेस क्वांटिटीज़ भी कहलाती हैं। एक्चुअल में ये यूजुअली 7 होती हैं। कितनी होती हैं? 7। अच्छा, इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी? जैसे कि यार आपको लेंथ मेज़र करनी है, तो आप सोचो कि यार, अच्छा खुद सोचो ये फंडामेंटली क्यों बनी? लेंथ मेज़र करने के लिए तो फिर आपको यार कोई ऐसा ही ऑब्जेक्ट चाहिए जो लेंथ को ही मेज़र कर ले। खुद सोचो। अच्छा ये, हाँ यार ये, फिर ऐसा सोचो कि ये हाँ अपने आप में एक अलग ही हो गई जी। फिर सोचो कि यार एक्सेलरेशन मेज़र करेंगे तो नहीं यार, इसमें तो फिर है ना चेंज इन वेलोसिटी भी चाहिए, फिर तो यार ये तो 2 हो गई, छोड़ो। मास, अरे यार ये तो अपने आप में एक पूरी है, इसको किसी और फिजिकल क्वांटिटी से रिलेट नहीं कर पा सकते। तो इस तरीके से आप खुद भी चेक कर सकते हो। तो इस तरीके से लोगों ने बैठ के आपसे पहले चेक कर लिया, 7 फंडामेंटल यूनिट्स मिली उन्हें, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज उन्हें मिली। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं वो जल्दी से बताएंगे? पहला है मास, लेंथ और तीसरा टाइम, चौथा टेम्परेचर, अभी पूछूंगा आप लोगों से, 5वां ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और आगे कुछ और बताया था आपने, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और लास्ट में है 7 करंट। देखो इसमें मोस्ट ऑफ द बच्चों को पता होता है, ओ करंट क्या है बता देगा। मैं आप लोगों से पूछूं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कहते किसको है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मुझे बता दो कि सर हम इस चीज़ को कहते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जी बताओ। अमाउंट किसी भी मटेरियल की, अमाउंट में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में, और मेरे बच्चे फिर इसमें क्या फ़र्क रह गया? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जनरली डील्स विद, एक्चुअल में ये होता क्या है? ये होता मोल, क्वांटिटी कि कितने मोल है। मास अलग चीज़ है, नंबर ऑफ मोल्स अलग चीज़ है। आपको पता है इसको मोल्स भी बोलते हैं। कैसे निकालते हैं मोल्स? कैसे निकालते हैं मोल्स? कैसे निकालते हैं किसी भी मटेरियल का मोल? केमिस्ट्री में सीखा होगा, कम ऑन जल्दी से बताओ।
नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? अगर मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास, जो है, देखो मेरी तरफ को देखो, मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास जो है वो ऐसे मान लो कि 50 ग्राम पानी है, तो आपसे मैं पूछूं कितने मोल हैं पानी के, इसमें बता दोगे? कितने मोल है, कैसे बताओगे? वही तो पूछ रहा हूं मैं, बताओ मुझे कैसे बताओ। एटॉमिक वेट कितना होता है? रट्टू तो होता है, रट लो, 18 होता। कैसे पता लगाया आपने? H2 हाइड्रोजन का एक होता है, 2 है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का होता है 16, 18, ये तो हो गया। चलो, तो अब कैसे निकालोगे? आपके पास 50 ग्राम पानी था, तो आप क्या करोगे? आप देखोगे कि अगर 18 ग्राम पानी होता, 18 ग्राम अगर पानी हुआ तो ये 1 मोल है। अच्छा, ये मोलिकुलर वेट आप निकालते किस में हो? जो आपने निकाला ये 18 ये है क्या? आपने कहा ये मोलिकुलर वेट है, होता किस चीज़ में है ये? इसकी यूनिट क्या है? AMU, एटॉमिक मास यूनिट, बेसिक यूनिट ये तो चलती है इसकी एटॉमिक, लेकिन आप तो ग्राम में बोल रहे हो, तो ग्राम तो AMU से बहुत बड़ा हो गया, 18 ग्राम तो बहुत बड़ी क्वांटिटी। तो मसला तो यही है, मोल का कॉन्सेप्ट ही यही है। आप अगर मोलिकुलर वेट को उसके ग्राम में ले लोगे, मोलिकुलर वेट को, तो जो मोलिकुलर वेट का क्वांटिटी निकल कर आएगा ना ग्राम में, वो कहलाएगा 1 मोल। जैसे पानी का आपने 18 AMU नहीं लिया है, आपको 2 मिनट में कोई भी अटका देता, मेरे पास 18 AMU 18 ग्राम, बताओ किसके अंदर 1 मोल? 18 ग्राम पानी के अंदर 1 मोल है। समझ गए आप? तो इसलिए मैंने बोला कि नंबर ऑफ मोल जब भी आप कैलकुलेट करें, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, जो भी वजन आपको दे रखा होगा, जैसे कि पानी का वजन 50 ग्राम, तो मोलिकुलर वेट उसका 18 ग्राम, पता लग जाएगा। अगर मैं 54 ग्राम पानी ले लूँ तो 18 या 54 मतलब 3 मोल हो गए। क्लियर है ना ये वाली बात है? दिक्कत तो पैदा नहीं कर रही, सब चीज़ क्लियर है। तो आप ये समझें कि देखो ये चीज़ फिर अलग हो गई क्वांटिटी। और आपको ये भी पता होगा कि 1 मोल के अंदर मोलिक्यूल कितने होते हैं। अच्छा, मोल है क्या? एक तरह का एक नंबर है। कितनी वैल्यू होती है इसकी? 1 मोल इज इक्वल टू 6.0 10 की पावर 23, 9 10 कहाँ बोल रहे हो यार, माइनस में इतने हैं। अगर मैं आपसे कहूं 1 मोल केले हैं आपके पास, केले, 1 मोल बनानाज, तो इसका मतलब ये हुआ 6.023 इंटू 10 की पावर 23 बनाना है आपके पास। अगर आपके पास इतने बनाना है तो मैं कह सकता हूं कि आपके पास 1 मोल बनाना है। इसका मतलब अगर मैं ये कह रहा हूं कि आपके पास 1 मोल वाटर का है, तो इसका मतलब ये हुआ 6.023 इंटू 10 की पावर 23 मोलिक्यूल्स हैं उसके पास। H2O छोटे छोटे मोलिक्यूल्स कितने हैं? इतने। तो ये चलो एडिशनल नॉलेज मिल गई आप लोगों को, बारीकी ऐसे ही क्लियर होंगी आप। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? समझ में आ गया? 7 फंडामेंटल्स यूनिट है। इसको याद कैसे करोगे? याद करने की शॉर्टकट है, आपके गांव के पास में एक गांव पड़ता है, अक्का पड़ता है, तो MKS और ये अक्का, ठीक है। M स्टैंड्स फॉर मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला, अमाउंट, सही है। 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं ये। क्या हुआ? क्लियर है? कुछ नया सा, हाँ हल्का फुल्का कुछ नया तो सीखा। अभी और देखते हैं। अब आता है उसके अंदर एक और रह गया था, फंडामेंटल तो आपने पढ़ ली, इसके अंदर रह गए थे ड्राइव्ड यूनिट या फिर ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ये किसको बोलते हैं? वो आप लोगों ने पहले बता दिया, जो 2 या 2 से ज़्यादा फंडामेंटल यूनिट्स को मिला करके बनती है, मतलब जो डिपेंडेंट होती है। दूसरे शब्दों में डिपेंड करेगी ये फंडामेंटल, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, बहुत सारी चीज़ें, फोर्स भी है ना, मास और एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है। तो वो आप समझ गए, ठीक है। इसमें कोई एग्जांपल लिख लो, कोई सा भी एग्जांपल। वेलोसिटी हो गई, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, ठीक है। बस काफ़ी है, समझ गए ना आप लोग। अब आता है मेजरिंग का प्रोसेस क्या रहेगा। पहली बात तो जब आप मेज़र करने के लिए जाते हो तो पहली बात अपने जहन में क्या फिक्स करते हो? आप लोग मुझे बताओगे, अगर आप किसी चीज़ को मेज़र करोगे तो आप किन किन पैरामीटर्स को ध्यान में रखोगे? क्या ध्यान में रखोगे? क्या चीज़? जोर से बोलो। क्वांटिटी को, और दूसरा क्वांटिटी तो मैग्नीट्यूड हो गई वो, और यूनिट का। ये दोनों बहुत बड़े।
एक्चुअल में यहाँ लिखा हुआ भी है, फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो उसकी खुद की न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट पे डिपेंड करेगी, दो चीज़ों पर। यहीं से दिक्कत आया था। चलो अच्छा, ये क्या है? ये है उसकी जो भी उसका मैग्नीट्यूड है। जैसे कि आपसे मैं कहूँ कि आप जो है एक काम करो, चीनी को तोल कर लेगा, छोटी थोड़ी सी चीनी है, 50 ग्राम बैठी। कितनी बैठी वो? 50 ग्राम। अब मैंने अगर दूसरे बच्चे से, चलो इसको 50 ग्राम ना क्या करके ऐसे मान लो कि 500 ग्राम हो गई। अब मैंने कहा कि यार तुम तुलवा के लेकर आओ, दूसरे से कहा मैंने, तो वो कहा, उसने मुझसे आकर कहा कि नहीं ये 50 ग्राम नहीं है, ये जो है ½ kg है। तो मैं कहूँगा फ़र्क है क्या इसमें? तो फिर लिखने में फ़र्क आ गया। ये 0.5 kg, ये आज जो आपको बात बताने के लिए जा रहा हूँ, शुरुआती लेक्चर्स के शुरुआती में भी ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। पहली बात तो आप मेजरिंग प्रोसेस के लिए दो बातों का ध्यान रखोगे। पहली बात कि किस यूनिट में आप मेजर कर रहे हो। अच्छा, यूनिट क्या होता है? यूनिट के बारे में भी लिख रखा मैंने, द नॉन क्वांटिटी विच इज़ यूज इन मेजरमेंट। जो मेजरमेंट में है ना नॉन क्वांटिटी है, वो तो आपको पता है ना। एक चीज़ तो अननोन है कि क्या पता वजन कितना उतरा है, कम भी हो सकता है ज़्यादा, लेकिन ये तो आपको पता है ना कि किलोग्राम में नाप रहा हूँ मैं। तो एक चीज़ तो नॉन है ना आपके पास, जो नॉन क्वांटिटी है वो आपकी यूनिट है। अननोन क्वांटिटी वो आपको पता है, अगर आपने क्वांटिटी कम बढ़ती करी, जाहिर सी बात है मास कम बढ़ती किया तो वो आपका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। लेकिन एक नॉन क्वांटिटी जो वो है किलोग्राम, कि आपको किलोग्राम में मेजर करना। इन सब को हटा करके इसमें एक चीज़ बड़ी काम की है, वो है ये कि जैसे जैसे देखो यहाँ तक ग्राम, तो उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा। हाँ, ये वाली बात, बस यही बात आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। अगर आप उसका यूनिट बड़ा लेते चले जाओगे तो जो मैग्नीट्यूड है ना वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक चीज़ बढ़ रही है, दूसरी चीज़। तो इस तरह के रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? इस तरह के प्रोपोर्शनल को, एक चीज़ बढ़ रही है और दूसरी चीज़ उस पर डिपेंड भी कर रही है, तो एक चीज़ के बढ़ने से अगर दूसरी चीज़ घट रही है तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये हुआ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब आप यहाँ से ये कह सकते हैं कि जो मैग्नीट्यूड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है यूनिट के। तो यहाँ से ये वाली बात भी पता चल गई कि अगर यूनिट बढ़ी तो मैग्नीट्यूड उसका तो इसको मैं ये कह सकता हूँ, इसका मतलब NU जब इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो कोई ना कोई एक कांस्टेंट क्वांटिटी आएगी, कांस्टेंट क्वांटिटी। तो यहाँ से आप दो के लिए लिख लो, कोई फिजिकल क्वांटिटी अगर आप मेजर कर रहे हो तो उसको आप कह सकते हो N1U1। अगर दो में नाप रहे हो तो N1U1 इज इक्वल टू N2U2। अगर आपने इसको ग्राम में नापा है तो जाहिर सी बात है क्वांटिटी फिर 500 हो गई और ये फिर ग्राम हो गया। क्या ये इक्वल नहीं होगा? 0.5 इंटू किलोग्राम के इक्वल नहीं होगा? अरे भाई मैं ये कह रहा हूँ कि 500 ग्राम इज इक्वल टू क्या 0.5 किलोग्राम के इक्वल नहीं है? तो ये चीज़ क्या फिर फॉर्मूला ये वैलिड नहीं हुआ? वैलिड हुआ। ठीक है, ध्यान रखना इसी। तो ये आपके मेजरिंग प्रोसेस में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, वो है आपका एक तो मैग्नीट्यूड और दूसरा यूनिट। ये सब बेसिक चीज़ें हैं। आप सोच रहे हो क्या पढ़ा रहे हैं, क्या चल रहा है, लेकिन ये पढ़ना पड़ेगा आप लोग। इसके बाद आता सिस्टम्स ऑफ यूनिट। अलग अलग देश ने उंगलियां की, नहीं हमारा आप सिस्टम यूज़ करो। तो उसमें फ्रांस आया। ये F का मतलब F स्टैंड्स फॉर फ्रांस के लिए। फ्रांस ने CGS सिस्टम निकाला। उसने कहा जी हम जितनी भी लेंथ होंगी हम तो बड़ी एक्यूरेसी से नापेंगे। अब चीज़ों को एक्यूरेसी से है। अगर आप लोगों से पूछूं ये वाली बात कि एक्यूरेसी कब अच्छी आती है, ज़्यादा आती है, एक्यूरेसी कब ज़्यादा आती है, बताओ आप लोग सोच के बताओ कि एक्यूरेसी किसी भी चीज़ की मेज़र करने की कब ज़्यादा आती है, बताओ। सेंटीमीटर में नहीं, जहाँ मैं चल रहा हूँ वहाँ आप लोग नहीं चल रहे हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ, आप लोग खुद ही, आपका माइंड है उस लेवल का, लेकिन देखो मैं आपको थोड़ा सोचवाता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो है यहाँ से है ना मुरादाबाद, चलो यहाँ से अपने घर तक की डिस्टेंस को मैं कह रहा हूँ कि ये 1 किलोमीटर है और आप इसे किलोमीटर में ही नापोगे। चलो ये तो छोटी हो गई, थोड़ी सी बड़ी ले लो। यहाँ से सिरसा दोराहा ये डिस्टेंस की 3 किलोमीटर है। अब आपको मैंने जो यूनिट मेजर करने के लिए दिए वो किलोमीटर दी है। तो 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर।
तो इसमें किलोमीटर के मल्टीपल्स में आ रही हैं चीज़ें। लेकिन क्या ये एग्जैक्टली आप कह सकते हो कि वो 3 किलोमीटर पे है? कोई बंदा तो ये भी कह सकता है नहीं वो तो 3.5 किलोमीटर पे है। कोई बंदा ये कह सकता है कि नहीं यार 3 किलोमीटर पे नहीं है, 3.25 किलोमीटर पे है। तो यहाँ पर आपका किलोमीटर जो है वो तो फिक्स किलोमीटर के हिसाब से मेजर कर रहा है, तो बीच की क्वांटिटीज को वो तो रहने देगा, वो नापेगा ही नहीं। अब उसमें से तुम उठे, तुम बोले नहीं यार मैं तो मीटर में नाप कर आऊँगा, ज़्यादा अच्छे से पता लगेगा मुझे मीटर में। मैं कहूँगा हाँ यार तू मीटर में नाप का। तो तुमने कहा देखो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 3 किलोमीटर में तो हो गए 3000। फिर आगे का आपने जो बचा हुआ हिस्सा था वो भी नाप लिया, आपने कहा नहीं 3500 किलोमीटर बैठ रहा। तो फिर तुम्हारे पास वाला बहुत ज़्यादा अच्छा अपने आप को शाना समझने लगा, उन्होंने कहा नहीं मैं तो और ज़्यादा अच्छे से नाप पाऊंगा। तो वो कहेगा क्या सेंटीमीटर में नाप कर आ जा तू। फिर तो हो सकता है वो चीज़ सेंटीमीटर में जो मीटर छूट रहा था उसको कुछ ना कुछ तो छूट रहा होगा मीटर से, तो वो सेंटीमीटर में आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ जितनी स्मॉल क्वांटिटी आप यूज़ करोगे उतनी एक्यूरेसी बढ़नी शुरू हो जाएगी। आप लोग केल्विन टेम्परेचर भी यूज़ करते हो, आप डिग्री सेंटीग्रेड भी यूज़ करते हो। पता है डिवीज़न किस में ज़्यादा होते हैं, किसके अंदर छोटी से छोटी रीडिंग मेजर कर सकते हो, वो है केल्विन स्केल। इसलिए केल्विन को स्टैंडर्ड माना गया। आपने पढ़ने रखा यहाँ पर MKS में जो टेम्परेचर था वो केल्विन में यूज़ करते हो। अभी देखेंगे उस चीज़ को ही देखेंगे। तो फिलहाल आपने सिस्टम ऑफ यूनिट देखा तो लोगों का मानना सही था, अपने अपने हिसाब से मान सकते हैं। तो उसमें पहला आता है CGS। फ्रांस ने ये टेक्निक निकाली कि वो डिस्टेंस को सेंटीमीटर में, वजन को ग्राम में और टाइम को सेकंड में ही नापेंगे। ठीक है ये वाली बात। फिर FPS आया, ये ब्रिटिश सिस्टम था, ब्रिटिश अंग्रेजों का जिन्होंने हुकूमत की थी। उन्होंने कहा नहीं मैं तो यार जो डिस्टेंस है डिस्टेंस उसको फुट में नापूंगा। आज भी कहते हैं ना कितने फुट है ये, 4 फुट 5 फुट 6 फुट, फुट तो आज भी चलता है। तो उन्होंने फुट और वजन को पाउंड में लिया और टाइम को उन्होंने भी सेकंड में लिया। ये ब्रिटिश सिस्टम था। लेकिन फिर से फ्रांस वाले आ गए, फ्रेंच सिस्टम फिर से आकर उन्होंने कहा नहीं यार एक काम करो MKS ले लो। MKS मास को किलोग्राम में और लेंथ को और टाइम को, तो ये ज़्यादा चला। फिर ऐसा था ना ये समितियाँ बैठती थी। समितियाँ कैसे बैठती थी, ये सिस्टम तो लोगों ने अलग अलग बिठा दिए। अब हो सकता है इंडिया के अंदर सेंटीमीटर में चीज़ें नापी जा रही हो, अलग अलग चीज़ें नापी गई। तो अगर कोई बंदा विदेश से आया यहाँ से माल खरीदने के, विदेश में चल रहा कुछ और सिस्टम उनका, वो तो नाप रहे फुट में, वो तो नाप रहे किसी और चीज़ में, और आपके यहाँ सेंटीमीटर मीटर चल रही है कहाँ, तो कहीं ना कहीं वो कन्वर्जन में दिक्कत आएगी, वो सोचेंगे। तो इस चीज़ों को ख़त्म करने के लिए कि यार चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएं, तो एक इंटरनेशनल सिस्टम बना जिसको बोलते हैं SI। उन्होंने कहा यार सब छोड़ो तो हमारी बात मान लो। तो ये है द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इन्होंने मास को M में लिया और वही जो मास को kg में लिया, M इसका सिंबल हो गया, और लेंथ को मीटर में, टाइम को सेकंड में, और टेम्परेचर को केल्विन में, और उसी तरीके से करंट को एम्पियर में, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में। समझ गए आप। तो ये इन लोगों ने लिया और ये पूरी दुनिया में वैलिड है। अगर आप यहाँ से कोई 1 मीटर चीज़ लेकर जा रहे हो तो वो आपकी मीटर में ही खरीदी जाएगी। समझ लो ये चीज़ हो गई वैलिड। तो ये आप सारा समझ गए, ये सारे के सारे सिस्टम समझ गए। अच्छा CGS जो है ना ये स्मॉल है, आपको तो पता है ना। अगर आप 1 किलोग्राम लिखा आपने तो CGS में वो कितना होगा, 1000 ग्राम। अच्छा आप लोग मुझे एक चीज़ बता दो, जब मैंने ये लिखी दी है के का मतलब क्या होता, मैंने आप लोगों को तो आपको तो सिखा रखा था। के का मतलब क्या होता है, के आप देखते हो ना 1 के 1 किलोग्राम, भूल गई है भाई रोहान। इसका मतलब क्या, किलो का मतलब क्या, किलो किसके लिए स्टैंड होता, आगे आएगा ये। लेकिन फिलहाल मुझे बता दो, जब मैंने यहाँ पूछ ही लिया तो पता आपको वजन के लिए आता है ना, वजन के लिए आता है ना, किलो वजन के, गलत है ये। अगर जो आपसे ये कहे वजन के लिए आता वो खुद भी गलत है। एक्चुअल में किलो स्टैंड्स फॉर, किलो सही लिखा ना, किलो स्टैंड्स फॉर 1000। सिर्फ ये 1000 के लिए इस्तेमाल होता है किलो। अब आप कहोगे प्रूफ, तो मैं कहूँगा ठीक है ले प्रूफ ले बेटे। 1 किलो मीटर, लो वजन है आपका, ये होता नहीं होता, ये 1 किलोमीटर नहीं होता, 1 km नहीं लिखते आप इसको। तो बात खत्म हो गई, आपकी बात का जवाब मिल गया। किलो किसके लिए स्टैंड होता है, 1000 के लिए। एक चीज़ और,
आप यूट्यूब वीडियो देखती होंगी तो वहाँ पर आपने देखा होगा 2K व्यूज़ आ गए, इसके 3K व्यूज़ आ गए, है ना, और 100K व्यूज़ आ गए, देखते हो ना। तो 2K का मतलब हो गया 2000, 3K का मतलब हो गया 3000। तो किलो अगर कोई बोले आपसे, है ना, कहे कि 2 किलो चीनी ले आ, तो वो 2 किलो चीनी गलत बोल रहा है, वो 2 किलोग्राम बोले, किलोग्राम, ग्राम है, समझ रहे हो आप। तो ये बेसिक चीज़ें सब पता होनी चाहिए जो अच्छों को नहीं पता होती है। इसके बाद आगे चलते हैं। अब ये तो आपकी 7 फंडामेंटल्स क्वांटिटी, मैंने अभी उसके बारे में बताया नहीं, बता दिया यहाँ कुछ, हाँ बता दिया था, वो बता दिया था यहाँ पर। जो SI यूनिट्स हैं शुरुआत में जो लिखवाई थी उससे पहले, है ना, फंडामेंटल जिनको बेस यूनिट कहा गया, जो 7 थी वो तो आपने बता दी। तो उनके अलावा वो 7 SI यूनिट्स भी हैं, उनके अलावा कुछ और सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी हैं। वो 2 आती हैं, एक है प्लेन एंगल और दूसरा है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल आपके हिसाब से क्या, किसी के हिसाब से बहुत कम यूज़ होता, जो ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ है वो है प्लेन एंगल। प्लेन एंगल ये होता है रेडियन में, किस में होता है ये, और ये स्टेरेडियन में होता। ये क्या चीज़ होती है और ये क्या चीज़ होती है। जब भी आप देखते हो, आप किसी सर्कुलर पाथ पर घूमने की कोशिश कर रहे हो, तो लेट अस सपोज कि आपकी ये रेफरेंस लाइन है और आप चलते हुए इस लाइन से यहाँ तक पहुँच गए, तो ये आपने एक सर्कल पर एक आर्क बना दी सर्कुलर पाथ पर। लेट अस सपोज कि इसकी रेडियस r है, ठीक है, और ये आपने s डिस्टेंस ट्रैवल की है, तो थीटा फिर ये कहलाएगा। तो ये थीटा जो कहलाएगा आर्क अपॉन रेडियस, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, s अपॉन r। ये आज मैंने लिख दिया और इस चीज़ को स्टार बना के ना अपने जहन में छाप लो, ये बहुत इस्तेमाल होगा, अप टू 12th बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा, क्योंकि ये चीज़ बार बार बीच बीच में आती रहेगी। आपसे पूछेगा नहीं ये लगाओ, वो आप खुद सोचना पड़ेगा। तो एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। अच्छा, ये जो प्लेन एंगल है, ये प्लेन इसलिए बोला गया है क्योंकि ये प्लेन के अंदर बनता, 2D के अंदर, जैसे अब 2D के अंदर तो बनाया मैंने ये, लेकिन ये जो एंगल है सॉलिड एंगल, ये 3D के अंदर बनता। ये 2D के अंदर बनता और ये 3D के अंदर कैसे बनेगा, कैसे, क्या, हाँ आपने कोण देखिए, कोण देखिए, तो जो कोण, अब ऐसा मान लो कोण ये है, तो ये जो एंगल बन रहा है 3D के अंदर, ये सॉलिड एंगल है, समझ गए। इसका यूनिट इंपॉर्टेंट है स्टेरेडियन, वो रेडियन में आता और ये स्टेरेडियन में, समझ गए। तो यहाँ तक आपकी सप्लीमेंट्री यूनिट्स ख़त्म हो चुकी है। कुछ आपके लिए बड़ी काम की चीज़ आती है, वो ये कि आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, वो मैं आपको कल सिखा दूंगा, लेकिन आज अगर ये लिखवा दिए तो हो सकता आज ही आपको याद हो जाए, कल को आसानी हो। जैसे कि इसमें पूछता है कि लाइट ईयर क्या होता, अब जो चीज़ें हैं वो पूछने वाली चीज़ है। लाइट ईयर, लाइट ईयर क्या होता, किस चीज़ के लिए, हाँ एक्चुअल में लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ये डिस्टेंस का एक यूनिट है। एक्चुअल में ऐसा ना नहीं नाप सकते हैं, स्पेस में आप फिजिकली थोड़ी ना मीन करता, तो कैलकुलेटिवली मीन करता है ना। ऐसा होता है जैसे कि आप स्पेस की लंबी डिस्टेंस देख रहे हो, तो आप उसे मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में थोड़ा ना देखोगे, वो तो बहुत बहुत दूर तक की होती है। तो एक्चुअल में अगर लाइट ईयर की डेफिनेशन पे जाओगे, तो जो सनलाइट है, सनलाइट 1 साल तक, कितने टाइम तक, 1 साल तक स्पेस में जितना ट्रैवल करती है, अब कितना ट्रैवल करेगी वो, कितनी डिस्टेंस तक जाएगी भाई, 8 मिनट समथिंग सेकंड में तो यहाँ आ जाती है सनलाइट, सन से अर्थ पर। वो कितना, 15,000 करोड़ किलोमीटर का डिस्टेंस है, 15,000 करोड़ किलोमीटर है। हाँ थोड़ा करेक्ट कर लियो, चलो मैं अभी आपको इसकी रीडिंग लिखवाऊंगा, मैं इसकी रीडिंग भी लिखवा दूंगा। तो वो स्पेस में कितना दूर निकल जाएगी, कितना दूर, तो 1 साल तक सनलाइट स्पेस में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है चलने में, वो डिस्टेंस कहलाती है 1 लाइट ईयर। इसकी वैल्यू है 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10 की पावर, जल्दी से बताओ, 15 मीटर। कितना हो गया ये, 9.46 इंटू 10 की पावर 15, ये वैल्यू एग्जैक्टली है।
बिल्कुल ठीक है। तो लाइट ईयर हो गया 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर का। लाइट ईयर की बेसिक डेफिनेशन पता चल गई, स्पेस में कितना ट्रैवल कर रही है। अच्छा, इसमें एक आता है AU, डिस्टेंस को मेज़र करने के, लॉन्ग डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए एक क्वांटिटी आती है। क्वांटिटी तो वही है आपकी लेंथ वाली, लेकिन जो मेजरिंग यूनिट है वो आता है AU। AU AU क्या होता है? इसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल, जो एस्ट्रोनॉट यूज करते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1 AU। अच्छा, कोई बताएगा तुम में से बुद्धिजीवी प्राणी कि होता क्या है ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट? नहीं पता? पता एक्चुअल में होता क्या है? जब नहीं पता तो हम बताते हैं। ये क्या है? हमारा ब्लू प्लैनेट, ग्रीन प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता। जब ये सन के चारों तरफ चक्कर लगाता तो बहुत सारे साइंटिस्ट तो ये बोल गए कि ये सर्कुलर पाथ पे घूमता। ये प्लैनेट सन के चारों तरफ सर्कुलर पाथ पे, लेकिन एक्चुअलिटी में ये सर्कुलर पाथ पे नहीं घूमता, ये एलिप्टिकल पाथ पे घूमता। किस पाथ पे घूमता है ये? एलिप्टिकल पाथ पर। अब जो इलिप्स होता है ना, इलिप्स, इसकी दो फोकस होती हैं। इलिप्स बनाकर दिखा देता हूँ, ज्योमेट्री भी यहीं से मिल जाएगी, शेप। लो इलिप्स बनाकर दिखा देता हूँ मैं। एलिप्टिकल पाथ कुछ ऐसी होती है। यस, ये है एलिप्टिकल पाथ। क्लियर है? लो, इतनी अच्छी नहीं बनती मुझसे। अब एलिप्टिकल पाथ तो ये हो गई। अब इसकी दो फोकस हो सकती हैं, एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर। आप जानते हो ये फोकस कैसे हो सकती है? ये फोकस कैसे होती है मैं बताऊं? अगर ये कोई लाइट सोर्स रखा आपने, लाइट सोर्स, इससे लाइट निकली तो सारी की सारी लाइट रिफ्लेक्ट होकर इस पॉइंट से पास होती है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फोकस। अगर उस पर रखोगे तो यहां से निकल कर जाएगी। तो इसलिए इलिप्स के कितने फोकस होते हैं? दो फोकस होते हैं। तो ऐसा माना गया कि सन को किसी एक फोकस पर रख दो। ये तो मैंने ज़्यादा पास बना दिया। सन को किसी एक फोकस पर रख दो और ये जो पाथ है ये हमारी अर्थ का है। आपको एक बड़ी ज़बरदस्त बात बताऊंगा, आप लोग थोड़ा अचंभित तो होंगे, लेकिन हो सकता है आप समझ जाएं चीज़ों को। नई चीज़ सीखोगे आज एक को। वो ये है कि ये क्या है? सन। अच्छा, इसमें एक एपोजी कहलाती है और एक पेरिजी कहलाती है। जब मैं आपका ग्रेविटी पढ़ाऊंगा तो उसमें समझा दूंगा। फिलहाल तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की बात चल रही है। अब यहां से देखोगे यार, सन और अर्थ के बीच का गैप ज़्यादा, लेकिन क्या घूमती हुई अर्थ यहां को नहीं आएगी? तो यहां पर गैप थोड़ा, यहां पर गैप कम है। तो इसीलिए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, अब सन और अर्थ के बीच के डिस्टेंस को आप हर वक्त ये बोल दो कि यार ये 15,000 करोड़ किलोमीटर है, तो ये तो फिक्स बोल दिया आपने। तो एक्चुअल में ये फिक्स नहीं होती, ये एवरेज डिस्टेंस होती है। क्या होती है? एवरेज डिस्टेंस। जब भी आपसे कोई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बारे में पूछे, आप कहना इट इज़ अ एवरेज डिस्टेंस। एवरेज वर्ड जरूर लगाना। इट इज़ अ एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। अर्थ के और सन के बीच की ये एवरेज डिस्टेंस, दैट इज, इसकी जो वैल्यू होती है इट इज इक्वल टू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर में। समझ गए? ये डेटा याद रखना दोनों वाला, ठीक है? और वो तो आपको पता ही है, एक पारसेक। पारसेक जो है ये बहुत बड़ी डिस्टेंस हो गई, 3.26 लाइट ईयर के। ये बहुत बड़ी डिस्टेंस हो गई, ये बहुत बड़ी पारसेक। बताओ एक लाइट ईयर कितना हुआ? ऐसे ऐसे 3.26 लाइट ईयर जुड़ेंगे तब जाके वो एक पारसेक के बराबर बैठेगा। तो क्या ये बेसिक बात क्लियर है? अच्छा, मैं तुम्हें यहाँ क्या नई चीज़ सिखाने के लिए जा रहा था जो फिजिकल फिनोमिना से रिलेटेड? आपके बताऊँ आपको क्या सिखाने के लिए जा रहा था? अगर मैं आपसे नॉर्मली कॉमन सेंस के तौर पे ये क्वेश्चन पूछूं कि बताओ कब दिन रात बराबर होते हैं, कहाँ पर, क्या लोकेशन होगी उसमें? कहाँ लोकेशन होगी अर्थ की? यहाँ पर 12 घंटे का दिन, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। नहीं पिक कर पा रहे होगे, कोई नहीं बेटे, वो कहलाता है इक्विनॉक्स। वो ये यहाँ पर होती है लोकेशन। क्या कहलाते हैं वो?
इक्विनॉक्स, ऐसा लगा सब कुछ नया नहीं है आप लोगों के लिए। इक्विनॉक्स 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की। अब हमारी अर्थ इक्विनॉक्स की तरफ को जा रही है। अब मैं आपको, देखो आप खुद बताओगे कि जा रही है नहीं जा रही। मैं आपसे कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन पूछूं, अगर दुनिया यहाँ है और दुनिया यहाँ है, कहाँ पर गर्मी ज़्यादा लगेगी? यही ना, तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं भी यही जवाब देता, लेकिन इट्स रॉन्ग। यहाँ सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है, कोल्डेस्ट रीजन। और यहाँ इसको क्या बोलोगे? हॉटेस्ट, सबसे ज़्यादा गर्म। क्यों? वाई? मैं आपको बताता हूँ अर्थ के अलाइनमेंट का। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अगर कोई चीज़ बिल्कुल सीधी आ रही है तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होती है तिरछी चीज़ ज़्यादा इफेक्टिव होगी सीधी। तो जब गर्मी पड़ती है, बिगड़ वाली गर्मी पड़ती है, तो सूरज सर के ऊपर से निकल के जाता, बिल्कुल शैडो आपकी पैरों में आती है, तो इसका इफेक्ट बहुत तगड़ा होता है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है ये। जब बहुत ज़्यादा इफेक्टिव पड़ती है तो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो कंडीशन सर के ऊपर से निकलने की होती है, वो यहाँ की। जब हमारी अर्थ यहाँ होती है तो बिल्कुल ये ऐसा होती है। इंडिया कहाँ है? इसमें इंडिया को उठा लो, इंडिया ये है, ये बिल्कुल ऐसा होती है। लेकिन जैसे जैसे ये यहाँ से बिल्कुल सीधी होती है, लाइट बिल्कुल सीधे पड़ती है, तो चाहे डिस्टेंस भले ही बढ़ गई, लेकिन जब लाइट सीधे पड़ ले तो उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, गर्मी पड़ जाती है। लेकिन जैसे जैसे अर्थ यहाँ की तरफ को आएगी तो मौसम गर्माहट से थोड़ा सही की तरफ को आना शुरू हो जाएगा, और जब यहाँ आ जाती है तो ये इक्विनॉक्स की कंडीशन हो गई। 12 घंटे दिन, सुबह शाम की ठंड रह जाती है। लेकिन जब ये यहाँ से यहाँ की तरफ को अप्रोच करती है तो ठंड बढ़ना शुरू। ये 21 जून का है, ये 21 जून वर्ल्ड योगा डे। लेकिन जब यहाँ आ जाती है तो यहाँ हमारी अर्थ पास तो होती है बच्चों, याद रखना, लेकिन ये टिल्ट हो जाती है। ये क्या हो जाती है? टिल्ट। जब टिल्ट होगी, हमारी इंडिया ये है, जब सूरज यहाँ से जाता था तब तो हमें सर के ऊपर दिखाई देता था, लेकिन अब सूरज तो यहाँ हो गया, लोकेशन हमारी अर्थ ने चेंज कर दी ना, अर्थ ऐसा हो गई, तो सूरज तो वही है, अर्थ थोड़ी सी बैंड हो गई। जब बैंड हो गई तो जाहिर सी बात है रोशनी हमें ऐसे दिखाई देता सूरज जाते हुए, तो सूरज इधर की तरफ को जाना शुरू कर देगा, तो हमें इसके टिल्ट होने से जो सूरज की रोशनी है उसका इफेक्ट कम हो जाता। जब इफेक्ट कम हो जाएगा तो ठंड पड़नी शुरू हो जाती है। अगर सूरज 2 दिन तक पूरी तरह से ना निकले ना तो बर्फ़ जमनी शुरू हो जाएगी, यही रेगिस्तान वगैरह में बर्फ़ जमनी शुरू हो जाएगी, सूरज ना निकले तो। ठीक है, तो ये वाली बात आज आपने सीखी प्रैक्टिकली, ये चीज़ होती है। इक्विनॉक्स ये वाली कंडीशन आ चुकी है जहाँ पर 12 घंटे दिन। अब देखो जब यहाँ से यहाँ तक पहुँचोगे तो ये ठंड वाला दिन है, सबसे छोटा दिन, फिर उसके बाद से दिन बढ़ना शुरू हो जाता है, ये है। तो आज आपने कुछ बेसिक चीज़ ये भी सीखी, ये वाली बात भी याद रखना। न्यूमेरिकल सेक्शन कल से स्टार्ट होगा, तो इसको जल्दी से फटाफट रिकॉल कर देते हैं। आपने सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर क्या सीखा? आपने देखा कि यार हमें ज़रूरत क्यों पड़ी नीड फॉर मेजरमेंट, लेंथ मेजर करने के लिए, सब चीज़ मेजर करने के लिए क्यों ज़रूरत पड़ी, वो आपने शुरू में समझ लिया। इसके बाद आया कि अच्छा फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनकी ज़रूरत पड़ी वो फिजिकल क्वांटिटीज़ थी, ये कितने तरह की होती हैं? 2 तरह की होती है, एक तो इंडिपेंडेंट वाली और दूसरी डिपेंडेंट वाली। इनके बारे में भी आपने अच्छे से बता दिया, जो हल्की फुल्की कमियाँ थी वो भी दूर हो गई। इसमें आपने एक नई चीज़ सीखी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये कैसा अपने आप में एक फंडामेंटल है, तो वो आपने सीख लिया किस तरीके से निकालते हैं। एक चीज़ नई और जान ली कि मोल एक्चुअल में होते क्या है। जो हम लोगों ने मिथ बना रखा कि अच्छा AME में ले लो ये मोल हो गया, नहीं, गलत हो जाएगा, वो आपको ग्राम में ही लेना पड़ेगा, वजन, तब जाके वो उसका एक मोल बनेगा। तो ये आपने सीख लिया। इसमें देखा कि ड्राइव्ड यूनिट्स क्या होती हैं, जो डिपेंडेंट होती हैं दूसरे ऊपर, वो ड्राइव्ड यूनिट्स होती हैं। इसके बाद में आता है कि अच्छा जो मेजरिंग प्रोसेस है उसमें क्या क्या चाहिए, आपको क्या क्या चाहिए, है ना। मेजरमेंट क्या है? ये भी तो एक प्रोसेस ही है। मेजरमेंट ये एक प्रोसेस है जिसमें आप फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करते हो, किसी फिक्स क्वांटिटी को लेकर के, यूनिट को लेकर के। तो ये आपने समझ लिया, इसमें 2 चीज़ें चाहिए। इसके थ्रू आपने जान लिया कि N1 U1 = N2 U2, मतलब जो आपकी ये कैलकुलेटिव पार्ट, बेसिक पार्ट है, लेक्चर नंबर 1 में ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएंगे। अब जो आगे को चलेगा वो और ज़्यादा इंटरेस्टेड पार्ट चलेगा। तो यही समझ लें कि बस यही था जो कुछ था। फिर आपने देखा कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स कितने तरह के होते हैं, CGS भी होता है, FPS भी होता है, MKS भी होता है। लेकिन सारी बातों को ख़त्म करके लोगों ने कहा कि इंटरनेशनल सिस्टम बना दो पूरी दुनिया के लिए एक सा, तो ये बन गया। समझ गए आप लोग? फिर इसके बाद में कुछ सप्लीमेंट्री यूनिट्स आई, सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स कह सकते हो, जो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के लिए यूज़ की गई।
समझ गए आप? तो ये आज आपका इतना लेक्चर था। यूनिट याद करके चलना कि जो सॉलिड एंगल होता है उसकी स्टेरेडियन होती है, जबकि प्लेन एंगल की वो रेडियन होती है। प्लेन एंगल 2D में होता है, सॉलिड एंगल 3D में। बेसिक सी चीज़ें पूछ ली जाती हैं। अच्छा, इसमें कुछ लाइट ईयर के बारे में आपने जाना, ए यू के बारे में आपने जान लिया, पार्सेक, इन तीनों के बारे में अच्छे से जान लिया। एपोजी, पेरिजी और इक्विनॉक्स क्या होते हैं, कब ठंड पड़ती है, कब गर्माहट पड़ती है, कुछ नई चीज़ आज आपने सीख ली। तो ये सारा का सारा है, इसमें आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि इसका PDF मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, कोई डाउट, किसी तरह का कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो अभी। एक बच्चे का क्वेश्चन है, मास और वेट में क्या डिफरेंस है? मास और वेट में, वेट एक्चुअल में जो होता है ना, इट इज अ फोर्स, ये फोर्स होती है, और मास जो होती है ये क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी ऑफ मैटर, ये सब्सटेंस, ये क्वांटिटी है, जबकि ये एक फोर्स है। आप कैसे कह सकते हो फोर्स है? मैं आपसे कहूँगा वेट का फॉर्मूला बताओ, आप कहोगे W = mg। इट मीन्स अगर ये कोई मास वाली चीज को ग्रेविटी खींच रही है अपनी तरफ को, तो वो उसका कहलाता है फोर्स। इसको हम बोलते हैं, वेट को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पुल, दूसरा नाम है इसका ग्रेविटेशनल पुल। तो ये जो वेट है ये डिपेंडेंट है जी पर, जी पर डिपेंडेंट है। जी जहां ज्यादा होगा वहां वेट ऑटोमेटिकली ज्यादा होगा, जी जहां कम होगा वहां वेट ऑटोमेटिकली कम होगा, लेकिन अमाउंट ऑफ मैटर ये चेंज नहीं होगी। आपसे मैं कह रहा हूं कि आपने अर्थ के बारे में तो जाना ही है। अर्थ ये है, जब आपको मैं ग्रेविटी पढ़ाऊंगा उसमें आपको ये बताऊंगा कि जो इक्वेटर होता है, इक्वेटर, इक्वेटर के ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाला सदर्न हेमिस्फीयर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जैसे ही आप इक्वेटर पर हो खड़े हुए फिलहाल, तो इक्वेटर पर जी की वैल्यू सबसे मिनिमम होती है, लेकिन जैसे ही आप ऊपर की तरफ को जाते हो, इट मीन्स आप पोल्स की तरफ को रीच करते हो, तो पोल्स पर जी की वैल्यू ज़्यादा होती है। अब मेरे पास एक सवाल है, मेरे पास ये सवाल है कि मैं तो इक्वेटर पर 60 किलो का हूँ, तो मैं पोल पर कितने का होऊंगा? 60 किलो का हूँ तो पोल पर कितने का होऊंगा? बताओ बताओ। हाँ हाँ हाँ, ये तो जहन चलाने बात थी, 60 किलो का ही होऊंगा मैं मास की बात कर रहा हूँ। मैं पोल पर कितने का हूँ? 60 किलो का होऊंगा। लेकिन अगर मैं यहाँ वेट की बात करूँगा तो मैं 60 किलो का हूँ। नॉर्मली मान लूँ कि यहाँ जी की वैल्यू 9.8 है, यहाँ मान लूँ, तो अगर मैं 60 किलो का हूँ तो कहीं ना कहीं देखो 9.8 है, तो मैं 600 से कम आऊँगा वैल्यू, चाहे मल्टीप्लाई कर दो, 6 9 54 का लगभग 56-57 न्यूटन के आसपास आऊँगा। लेकिन अगर मैं पोल पर होऊंगा तो लेट अस सपोज कि पोल पर जी की वैल्यू 10 है, तो मैं वहाँ अगर यहाँ 60 का हूँ तो वो 600 न्यूटन का फोर्स वहाँ लग रहा होगा, तो फोर्स मुझ पर बढ़ गया। मतलब चीज़ वहाँ भारी लगनी शुरू हो जाती हैं, जो ग्रेविटेशनल पुल है वो बढ़ जाता है। समझ गए आप? आपका बेसिक से डाउट क्लियर हो गया ना? अब जिंदगी भर डाउट क्लियर रहेगा। अब अमाउंट और फोर्स कुछ पूछ रहे थे? जो मैंने आपको बताई है सारी की सारी है। SI सिस्टम भी आप बोलोगे तो 4 तरह के सिस्टम हो गए। एक तरह SI, देखो SI के अंदर MKS इंक्लूड हो गया, SI के अंदर MKS इंक्लूड हो गया। तो आप उससे अगर पूछे कितने सिस्टम होते तो FPS, CGS और MKS, और MKS को अब मर्ज कर दिया गया SI के अंदर। समझ गए? तो आप अगर सबको अलग अलग बोल दोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, लोग समझ लेंगे कि अच्छा क्या है, वरना MKS जो है वो SI के अंदर मर्ज हो गई। और बताओ कोई और तगड़ी सी चीज़? अच्छा, हमारी अर्थ ऐसा घूमती है, ये ऐसा घूमती है, कैसे पता लगाया आपने? ये तो कोई बात नहीं भाई। अर्थ ऐसा घूमती है या ऐसा घूमती है, ये एक्सिस है अर्थ की, ये एक्सिस हो गई, जहाँ ये ऐसा घूमेगी या ऐसा घूमेगी। क्लॉक वाइज, अगर आपके लिए क्लॉक उधर को घूम रही है तो मेरी नहीं, तो फिर एंटी क्लॉक वाइज इधर से हो गई। तो क्लॉक वाइज तो आप नहीं कह सकते, क्लॉक वाइज किसी ओरिएंटेशन के हिसाब से बताया जाता है ना, लोकेशन के हिसाब से किधर से आप देख रहे हो चीज़ों को। क्योंकि अगर आपके पास एक ट्रांसपेरेंट घड़ी है, उधर से आप क्लॉक वाइज देख रहे हो क्लॉक, लेकिन मेरे लिए तो वो उल्टी घूम रही होगी, तो वो बात तो नहीं। अब बताओ ये ऐसे घूम रही है या ऐसे? देखो ये है सूरज, रोशनी पड़ रही है तो सूरज इधर को जाएगा, तो ये सूरज इधर को जाएगा, जाता हुआ दिखाए तो इधर को तभी जा सकता है ना जब ये ऐसा जाए, क्योंकि यहाँ पर खड़ा हुआ बंदे को देखो सूरज जाता हुआ दिखाई दे रहा है इधर को। तो अगर ये सूरज इधर को जा रहा है तो हमारी अर्थ ऑब्वियसली कैसे घूम रही है? जल्दी से बताओ। ऐसे,
है ना, ऐसे घूम रही है। तो ये कहलाता वेस्ट टू ईस्ट। इधर का हिस्सा क्या है, वेस्ट, और इधर का नॉर्थ भी तो बोला किसी ने, ये वेस्ट और ये ईस्ट है। ऊपर का नॉर्थ है, नीचे का साउथ है, ठीक है। हाँ, अपोजिट में घूम जाते हैं वो जी, दो नेचर है, नेचर का निज़ाम है, जैसा तैयार कर रही है, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है, बेसिक चीज़ें थी लेकिन अच्छी थी, कुछ जो भी हल्की फुल्की कमियां थी वो दूर हो गई हैं। कल को थोड़ा न्यूमेरिकल सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, एक लेक्चर के बाद और आप वहाँ पहुँच जाओगे सीधे सीधे फिजिकल क्वांटिटीज़ की यूनिट निकालने के लिए, उनके डायमेंशंस निकालने के लिए। हाँ, वो बढ़िया हो जाएगा मसला। लेकिन ये चीज़ें भी ख़त्म नहीं करनी थी, ये भी आपको कुछ बेहतर, पहले से बेहतर ही लगा होगा कि हाँ अब हमने चीज़ें देखो शुरू से चल लिया, तो शुरू से बिल्कुल हर चीज़ 100% ख़त्म करते हुए चलो। अब आपको मेंटली सुकून मिल जाना चाहिए कि अब हमारा कुछ बचा हुआ नहीं है, सब कुछ हो गया। मैंने बिल्कुल टॉपिक टू टॉपिक लिया है ये, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।